भोजन वगैरह हुआ है ना सबका? सभी को नमस्कार। बहुत अच्छे। मेरा परिचय इतना लंबा बताया है कि उसकी मात्रा में मुझे मेरा भाषण लंबा करना पड़ेगा, नहीं तो परिचय की लंबाई से भाषण छोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चिंता मत कीजिए, बहुत ज़्यादा बोर करने का मेरा इरादा नहीं है। वैसे मैं भी, आपको पता चला है, मैं MSc B.Ed हूँ, मतलब मैं टीचर रहा हूँ। तो इन लोगों के जैसे मुझे भी एक आदत है, जब तक बेल बजती नहीं है तब तक बोलना बंद नहीं करते हैं। और ये सब आयोजक जो है इतने सज्जन है कि मेरे भाषण में बीच में वो बेल बजाने वाले नहीं हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वैसे पॉलिटिक्स में जब लोग रहते हैं तब टांग खींचते हैं तो सुना है आपने, लेकिन सभा में पीछे से कुर्ता भी खींचते हैं, क्योंकि सभी को भाषण देना होता है और एक बार माइक हाथ में आने के बाद छोड़ने को किसी को इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए, लेकिन हमारे खट्टर साहब माननीय संघचालक है तो इतने सज्जन है कि वो कुर्ता नहीं खींचेंगे, और संजय जी भी उतने ही सज्जन हैं, तो फिर मुझे रोकेगा कौन। तो किसी किसी जगह पर लंबे भाषण करता हूँ तो सामने बैठे हुए लोग धीरे धीरे ऐसी घड़ी दिखाना चालू करते हैं। किसी एक भाषण में पीछे बैठे हुए, रात का भाषण था, 10 बजे वगैरह शुरू हुआ था, तो पीछे बैठे हुए एक आदमी ने धीरे से कैलेंडर निकाल कर दिखाया, बताया कि अब दिन बदल रहा है, अब चुप हो जाओ, है ना। आपकी जानकारी के लिए वो भाषण पुणे में हुआ था, एंड पुणे इज़ फेमस फॉर सच टाइप ऑफ पुणे पार्टी, है ना। और मोदी आने के पहले तो आतंकवाद के दिन थे, न जाने कहाँ पहुँचे और कहाँ बम फट जाए, ऐसी स्थिति थी पूरे देश भर में। तो आतंकवाद के दिन में ऐसे ही मेरा भाषण एक जगह चल रहा था, तो सामने बैठे हुए व्यक्ति ने रिवॉल्वर बाहर निकाला। मैं डर गया। मैंने कहा, भैया ये इसको क्यों निकाला? मैं तो यहाँ पर चुप हो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, तुम मारो मत मुझे। उसने मुझे कहा कि आप चिंता मत करो, आप बोलते जाओ, क्योंकि आपके लिए रिवॉल्वर मैंने नहीं लाया है। आपका भाषण पूरा होने के बाद आपको भाषण करने के लिए यहाँ जिसने बुलाया है उसके लिए मैंने ये रिवॉल्वर लाया है ना। मुझे यहाँ पर आने का कॉल शायद संजय दादा आया था, ठीक है ना। तो दादा এখন আপনার সিকিউরিটি আমার দায়িত্ব, ঠিক আছে না? तो बंगाली में कुछ बोला है। हाँ हाँ, बांग्ला तो साधु भाषा, मिष्टी भाषा, भालो भाषा, हाँ क्या है। तो इसलिए सभी मेरे प्यारे छात्र छात्रा और अध्यापक अध्यापिका, माननीय प्राचार्य और इस कार्यक्रम के आयोजक और विशेष अतिथि, सभी को मेरा नमस्कार। विकसित भारत को लेकर स्किल कितना आवश्यक है, इस विषय पर फोकस करके आप लोगों ने एक युवाओं की कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया था। कितने दिन चली है कार्यशाला? 2 दिन की है, और इससे ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित थे। हमने लिया ही नहीं। तो देखिए आप लोग कितने सौभाग्यवान हैं कि बहुत सारे लोग इच्छुक थे, लेकिन आपको सिलेक्ट किया गया। मतलब ज़रूर आप में कुछ है, इसलिए सब में कुछ कुछ है, लेकिन आप में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। तो इसलिए मेरे सामने भी एक चुनौती है कि ऐसे सिलेक्टेड और इलेक्टेड और स्पेशल सभी छात्र छात्राओं के सामने मुझे बात करना है। सबसे पहले मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और ये धन्यवाद सिर्फ महिलाओं ने नहीं तो पुरुषों ने भी देनी चाहिए, है ना, क्योंकि सबसे के जीवन में सबसे पहली अपनी एक माँ है, जिसके कारण हमारी पहचान है। और इसलिए महिला दिवस की शुभकामना ये सभी के लिए है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। इसको सबसे पहले हमने ध्यान में रखना चाहिए। और हम लोगों को कई बार जो फेमिनिस्ट लोग रहते हैं यूरोप के वगैरह सब बताते हैं विमेंस लिबरेशन वगैरह, तो वो सब है ना उनके देश के लिए ठीक है, क्योंकि महिलाएं उनके देश में प्रॉब्लम में थी। आपकी जानकारी के लिए
डेमोक्रेसी जिस दिन आई, कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन बनी, उसी दिन से हमारे देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार है। अमेरिका जैसे देश में भी महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था जब से डेमोक्रेसी वहाँ आई। विमेन वेर नॉट अलाउड टू वोट व्हेन इलेक्शन स्टार्टेड ओवर देयर। ये 1930s में या 20s में कभी उन्होंने ये सोचा कि महिला को भी वोट देना चाहिए। मतलब आप समझिए, जो देश इतना बड़ा आप मानते हैं, इतना दुनिया को सुपर पावर के नाते धमकाने डराने वाला इतना बड़ा देश है, जहाँ से विमेंस लिबरेशन की बातें हो रही है, वो उनके लिए आवश्यक है, हमारे लिए इसलिए आवश्यक नहीं। उसके कारण मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक ज़माने में आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, यूरोपियन देशों में एक आंदोलन हुआ था महिलाओं का, और वो आंदोलन ऐसा था, इफ ही गॉड इज देयर देन व्हाई नॉट शी गॉडेस, वी वांट शी गॉडेस, वी वांट शी गॉडेस। हमको देवी चाहिए, देवी चाहिए, सिर्फ देव क्यों, पुरुष देव क्यों, स्त्री देव क्यों नहीं। इसलिए आंदोलन हुआ है, महिला सड़क पर उतरकर आंदोलन की हुई है। ऐसा तो हमारा देश है नहीं। तो वो जो विमेंस लिबरेशन बताते हैं, उस प्रकार का विमेंस लिबरेशन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। उस देश में ज़रूरत नहीं है जिस देश को हम सब लोग माता कहते हैं। भारत माता कहते हैं कि नहीं? हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, हम लोग भारत माता कहते हैं। हम भारत पिता कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। हम माँ कहते हैं। इसका कारण, दुनिया के सबसे पहले अगर कोई पुस्तक है जो अवेलेबल पुस्तक, और वास्तविक में सबसे पहले अगर कोई अवेलेबल ग्रंथ है तो वो वेद है। वेदों से पहले दुनिया में कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नहीं है। उन वेदों में कहा है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याम। ये जो माता है, ये जो भूमि है, ये माँ है, और ये सारी पृथ्वी के हम सब बच्चे हैं। ये वेदों में लिख के रखा है। और ये माँ क्यों कहा है? अक्सर ये कन्हैया टाइप जो JNU से लोग निकलते हैं ना, वो लोग इस तरह से फॉल्स नैरेटिव चलाते जाते हैं। भारत माता क्यों कहना चाहिए, माँ क्यों कहना चाहिए, माँ क्यों कहना चाहिए बोलते हैं। और हम लोग भी है ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। अरे हाँ, क्यों बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए। आपको कुछ चीज़ों को गहराई में समझना पड़ेगा। जैसे सबसे डिवोशन और डेडिकेशन घर के अंदर किसका होता है? तो माँ का होता है। एक बात को आप गौर करेंगे, बाय एंड लार्ज घर में सबसे पहले नींद से माँ जागती है, और सबसे आखिर में माँ सोती है। सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन सबसे आखिर में खाती है। अगर घर में जो भी इनकम है पति का, वो अगर वो पत्नी के हाथ में, अगर पत्नी के हाथ में देता है, तो वो सबके लिए खर्चा करती है, सबसे आखिर में खुद के लिए खर्चा करती है। और ये सारा काम करने वाली जो माँ है, ये माँ एक ज़माने में घर में रहती थी और ये सब करती थी। अभी भी 90% माताएं घर में ही रहकर अपने बच्चों का संगोपन करती है। लेकिन आज जॉब करने वाली, आज लोगों के सामने जाकर अलग अलग भूमिकाएं निभाने वाली महिलाएं भी, आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद इसलिए देना चाहिए क्योंकि उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला को बनाया है। और रेखा गुप्ता को आप सबने बधाई देनी चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि आपके जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो छात्रा रही है, कॉलेज इलेक्शंस में जीती हुई है, जनरल सेक्रेटरी बनी है, और जिसने कॉलेज जीवन से समाज के लिए और जनता के लिए काम किया है। इतना लंबा पॉलिटिकल संघर्ष करते करते आज वो चीफ मिनिस्टर बनी है। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर माँ भी जो है, ये उठने के बाद अपने घर का पहले ख्याल करेगी, सब ठीक ठाक है ना, और बाद में जाकर वो अपना काम करेगी, क्योंकि हिंदुस्तानी महिला ही ऐसी है। और सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, ये माँ का जो कैरेक्टर है ना, ये दुनिया में कहीं भी है, माँ तो ऐसी ही होती है। भारत की सबसे बड़ी विशेषता
इज ग्रेटफुलनेस। हम लोग किसी के प्रति अनग्रेटफुल होने के लिए हमें कभी सिखाया ही नहीं गया है। तो जिसके प्रति हमने अपने जिंदगी में सबसे पहले ग्रेटफुल रहना चाहिए, चाहे उसने हमें कितना भी मारा हो, कितना भी पीटा हो, कितना भी हमारे साथ, आपको लगा होगा कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले हमने अपनी माँ के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए। और हम सब लोग होते भी हैं। आप सब लोग अपने माँ के प्रति ग्रेटफुल होते हैं या नहीं है? बताइए मुझे, हाँ या ना बताइए। कुछ आवाज है आपको? आप अपने माँ के प्रति ग्रेटफुल होते या नहीं होते? होते हैं ना। पिता के प्रति भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले माँ के प्रति होते हैं। हम सब लोग अपने माँ को ए माँ कहते हैं और अपने पिता को ओ पिताजी कहते हैं। अभी तो खैर जमाना बदल गया है, सबको ए ही बोलते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ट्रेडिशनली आप अगर याद करोगे तो भारत में हम लोग पिता को ओ पिताजी कहते हैं और माँ को ए माँ कहते हैं। ये ए और ओ में फर्क क्या है? जितनी निकटता रहती है ना, जितनी इंटीमेसी रहती है, उतना हम सिंगुलर बात करते हैं। सबसे ज्यादा हम संकट में आते हैं तो किसके पास जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। तो हम भगवान को ए भगवान कहते हैं। ओ भगवान वगैरह बाद में थोड़ा बहुत ज्यादा लिहाज वगैरह कोई करते हैं तो जी भी लगाते हैं, लेकिन भगवान को ए भगवान ही कहते हैं, क्योंकि वो इंटीमेसी है, निकटता है। वो जो भगवान के साथ निकटता माँ की है, जितनी भगवान के साथ निकटता हमारी है, उतनी ही निकटता माँ के साथ होती है। शायद इसीलिए किसी कवि ने सुंदर कविता लिखी और बहुत सुंदर आवाज़ में महेंद्र कपूर और उनके साथी ने किसी फिल्म में गाया कि तुझको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी ज़रूरत क्या होगी, भगवान तेरी सूरत से अलग, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। मतलब भगवान को हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन उसको देखने की ज़रूरत क्या है? माँ की सूरत से भगवान की सूरत अलग कैसे हो सकती है? ये जो कल्पना है ये माँ के बारे में है, और ऐसे माँ के प्रति ग्रेटफुलनेस हमारा ऑब्वियसली रहता है। अगर ग्रेटफुलनेस व्यक्त करने के लिए माँ इज एन आइडियल, आवर कंट्री भारत टीचेस अस टू बी ग्रेटफुल विथ एवरीथिंग। जिससे आपको कुछ मिला है उसके प्रति आपने ग्रेटफुल रहना है, और फिर ग्रेटफुलनेस को व्यक्त करने का आइकॉन माँ है। और अगर भूमि जिसके कारण आज हम लोग जीवित है, अगर भूमि नहीं है तो हम लोग नहीं रह सकते ऑब्वियसली। इसलिए जमीन जो खेती उगाती है, जो हमारे घर को धारण करती है, थोड़ा सा हिल जाती है तो क्या वाट लग जाती है कि नहीं? तो भूमि का महत्व अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो उस भूमि के प्रति ग्रेटफुलनेस दिखाएं तो ग्रेटफुलनेस का आइकॉन माँ है, इसलिए धरती माता। सालों से हमारा देश एग्रीकल्चर करने वाला देश था, और वो एग्रीकल्चर गोवंश के आधार पर था, गाय और बैल के आधार पर था, और इसलिए हम लोग उसके प्रति ग्रेटफुल है। उससे हमको सब कुछ मिलता है, इसलिए उसके प्रति ग्रेटफुल है। तो ग्रेटफुलनेस व्यक्त करने का आइकॉन माँ है, इसलिए गौ माता। गौ माता कोई अंधविश्वास नहीं है, गौ माता कोई मजाक नहीं है, ये ग्रेटफुलनेस दिखाने का तरीका है जो हमारा ओरिजिनल कैरेक्टर है हिंदुस्तान का, भारत का। गंगा या कोई भी नदी, बिना नदी के, अभी कितना आप लोगों को एनवायरमेंटल साइंस में बताते हैं कि नदी को कैसे अच्छा रखना चाहिए, खराब नहीं होने देना चाहिए, नदी के कारण क्या क्या मिलता है, हम सब लोग बोलते हैं। नदी के कारण हमें जीवन मिलता है। जीवन इज अल्टरनेटिव वर्ड फॉर वाटर। हिंदी में समानार्थी जो शब्द होते हैं, पानी का समानार्थी शब्द है जीवन, क्योंकि जीवन ये पानी के बिना असंभव है। और इसलिए नदी को भी माँ मानने की एक हमारे देश में परंपरा है। तो हम कहते हैं गंगा माता, गंगा माता, गौ माता, भारत माता, पृथ्वी माता। तो ये माता, ये अंधविश्वास नहीं है, इट इज साइंटिफिक। और एक बार जिसके प्रति ग्रेटफुलनेस व्यक्त करते हैं उसको आप खराब नहीं करते, उसकी हत्या नहीं करते, उसको आप खाएंगे नहीं, उसके साथ आप अन्याय नहीं होने देंगे। और इसलिए हम लोगों को बताया गया। फिर देश को भी हमने माँ कहा। भारत के नसीब में माँ है, अमेरिका के नसीब में आंटी नहीं है, चाइना के नसीब में चाची नहीं है।
आप अरब देशों में जाएंगे तो लैंड है, वतन है, जागीर है, ज़मीन का टुकड़ा है, कहीं इस्टेट है, कहीं जायदाद है, कहीं प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारे लिए ये माँ है। और इसलिए भारत माता की जय बोलने के बाद भारतवासियों के अंदर एक ऐसा जुनून सवार होता है जो नेशनलिज्म का होता है, जो देशभक्ति का होता है। सब लोग मैच देखते हैं, पाकिस्तान के साथ मैच देखते हैं, और पाकिस्तान की मैच जब हम जीत जाते हैं, हजारों युवक रास्ते पर उतरते हैं और इंडिया की टीम जिंदाबाद घोषणा नहीं देते, वो उतरते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये घोषणाएं निकलती है। हमारा आनंद व्यक्त करने का भी जो तरीका है, देश की जय जयकार है और देश को हमने माँ कहा है। तो इंडियंस को महिला का महत्व सिखाने की जरूरत नहीं है, ये हमने सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, हम लोग जब नाम रखते हैं बच्चों के, लड़कों के जब नाम रखते हैं, लड़कों के नाम रखते समय कैसे नाम रखते हैं देखिए। लड़के का नाम होता है सीताराम, लड़के का नाम होता है राधेश्याम, लड़के का नाम होता है लक्ष्मी नारायण, लड़के का नाम होता है जानकी वल्लभ। सभी जगह पर आप देखेंगे तो पहले महिला है और बाद में पुरुष है, पहले सीता है और उसके बाद में राम है, पहले राधा है और उसके बाद में श्याम है, पहले जानकी है उसके बाद में वल्लभ है, पहले लक्ष्मी है बाद में नारायण है। आपको ऐसा नाम नहीं मिलेगा कि जिस नाम में पहले पुरुष है और बाद में स्त्री है और दोनों नामों को क्लब करके रखा गया है। हम जब भगवान के सामने आरती भी करते हैं तब हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता च पिता त्वमेव संस्कृत में अर्थ क्या है? यू आर माय मदर एंड ऑल्सो माय फादर। ऑल्सो, तुम माँ और बाप हो ऐसा नहीं कहते हैं, हम कहते हैं तुम माँ हो और पिता भी हो, पिता च, माता च पिता भी हो, ये महत्व। इतना ही नहीं, तो जब हमारे देश में लड़के का नाम रखने का समय आता है, कई बार हम लोग पत्नी के नाम से देश में पति को पहचानते हैं। इस देश के अंदर पत्नी के नाम से पति को पहचानते हैं, पति के नाम से पत्नी को नहीं पहचानते। जैसे सीतापति, रमापति, उमापति, लक्ष्मीपति, ये सारे जो नाम है ये पुरुषों के नाम है। रमा का जो पति है वो ये है, उमा का जो पति है वो ये है, लक्ष्मी का जो पति है वो ये है। कौन है? वो पुरुष है। और इसलिए जब आप वाराणसी जाएंगे या शिव जी के सामने खड़े रहेंगे तो घोषणा क्या देंगे? पार्वती पतये हर हर महादेव बोलते हैं ना। पार्वती का जो पति है वो, हम तो शिव जी का नाम नहीं लेते, बाद में महादेव कहते, पार्वती पतये हर हर महादेव, जो पार्वती का पति है। आपको गहराई में जाकर हिंदुस्तान को, भारत को समझना पड़ेगा। और इस देश के अंदर कभी भी महिला हिजाब में या बुरखे में नहीं रही है। हमारे देश के अंदर कभी भी महिला का सौंदर्य छुपाने के लिए बताया ही नहीं गया। हमारे देश में पुरुषों को संयम में रहने के लिए सिखाया गया। हमारे ऊपर जो इस्लाम के आक्रमण हुए, वो आक्रमणों के बाद में उनके अंदर जो ट्रेडिशंस थी वो ट्रेडिशन हमारे यहाँ पर आ गई। फिर घूंघट आ गया, पर्दा आ गया, ये सब चीज़ें आफ्टर मुगल इन्वेशन, हमारे देश के अंदर जो आक्रमण हुए उसके बाद में हुए। आप अगर रामायण और महाभारत सीरियल देखे होंगे, कितने लोगों ने ये दो सीरियल्स देखे? जरा हाथ ऊपर कीजिए, पूरा हाथ ऊपर कीजिए। अब ये रामायण महाभारत, ये जो दो सीरियल्स है ना, ये बनाने वाले बहुत बड़े लीजेंड्स थे। रामानंद सागर एक बहुत लीजेंड थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे। B.R. चोपड़ा बहुत बड़े डायरेक्टर थे। इन्होंने रामायण महाभारत के एक एक पन्ने को पढ़ा, ठीक से पढ़ा, वर्णन पढ़ा, किस तरह से वहाँ पर दिखाई देता था, कैसे घर थे, कैसे मकान थे, कैसे पोशाक थे, कैसी सड़कें थी, कैसे वाहन थे, कैसे वाद्य थे, पूरा उन्होंने स्टडी किया और जैसे के वैसे आपके सामने साकार करने की कोशिश की। आप कहीं भी पिक्चर वो देखेंगे, सीरियल देखेंगे, तो पीछे कहीं बिजली का खंबा और तार जा रही है ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा, कहीं टेलीफोन दिखाई दे रहा है, किसी के हाथ में गलती से घड़ी है, ऐसा नहीं दिखाई देगा। पूरा एकदम ज्यों के त्यों उतारा है।
न रामायण में, न महाभारत में, न कौशल्या को, न सीता को, न मंदोदरी को, न मंथरा को, न कैकेयी को, न उर्मिला को, किसी को भी कभी घूंघट या सर के ऊपर पल्लू लेते हुए आपने नहीं देखा है, क्योंकि वर्णन ही नहीं है। ऐसा हमारी देश की महिलाएं करती ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। महाभारत में न द्रौपदी ने लिया है, न गांधारी ने लिया है, न कुंती ने लिया है, किसी ने भी कभी भी घूंघट लिया नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये कभी था ही नहीं। आफ्टर इस्लामिक एग्रेशंस वो सारी चीजें हमारे अंदर आई। मैं महाराष्ट्र को बिलोंग करता हूं और लोग मुझे पूछते हैं आपके महाराष्ट्र में धोती जैसी साड़ी महिला पहनती है, धोती जैसी साड़ी। मैं प्राउडली बताता हूँ, हाँ, ये साड़ी जो है ये 9 वारी साड़ी हम लोग उसको बोलते हैं। ये जो गोल साड़ी पहनती है ये 5 वारी साड़ी है और उसके 1.5 गुना से ज़्यादा लंबाई रहती है 9 वारी जो धोती जैसी पहनती है। क्या कारण है? एक ज़माना था जब आक्रमण होते थे, कितने भयंकर आक्रमण होते थे। आपने अगर छावा फिल्म देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा। और ऐसे भयंकर आक्रमणों में लड़ने के लिए जब मर्द जाते थे और जब मर्द जो है बलिदान दे देते थे और लड़ने के लिए कोई मर्द बचता नहीं था, तब महिलाएं उतरती थी रणांगण में युद्ध करने के लिए। और जब महिलाएं रणांगण में युद्ध करने के लिए उतरती थी तब हॉर्स राइडिंग करने के लिए जरूरत रहती थी 9 वारी साड़ी। जो आपने वो साड़ी जब आप देखती है उस साड़ी से आप हॉर्स राइडिंग कर सकती है, आप दौड़ कर जा सकती है, छलांग लगा सकती है, घोड़े के ऊपर बैठ सकती है, तलवार हाथ में लेकर आप लड़ सकती है। महारानी लक्ष्मीबाई अगर घोड़े के ऊपर बैठकर अंग्रेजों के साथ लड़ती है, अपने गोद लिए हुए बच्चे को पीठ पर बांधकर, जिसके हाथ में तलवार भी तलवार थी और जिसकी ढाल भी तलवार थी, दोनों हाथों से तलवारों से अंग्रेजों के 1200 अंग्रेजों के मुंड काटकर भारत माता की गोदी भरने वाली महारानी लक्ष्मीबाई अर्थात झांसी की रानी, ये 9 वारी साड़ी पहनती थी। वो लड़ाई करती थी, वो शी वॉज ए वॉरियर। लड़ना पड़ा बहुत बड़े पैमाने पर, पंजाब के लोगों को लड़ना पड़ा, महाराष्ट्र के लोगों को लड़ना पड़ा। और आप देखेंगे पंजाबी ड्रेस लड़कियों का, पंजाबी ड्रेस महिलाओं का, आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। अब आराम से मोटरसाइकिल पर भी बैठकर बाइक चला सकती है, लेकिन बाकी ड्रेसेस में वो नहीं कर सकते, साड़ी में नहीं कर सकते। तो हमारे देश की महिलाएं योद्धा भी रही है। और ऐसी परिस्थिति में जब हम महिला दिवस को आज याद करते हैं तो 1000 साल का हमारा गुलामी का इतिहास, फिर उसमें बड़े पैमाने पर मुग़लों का, कुतुब शाह, निजाम शाह, ये सब बादशाह जो इस्लाम को मानने के लिए अत्याचार करवाते थे, हत्याएं करवाते थे, उनके बाद में अंग्रेज़ों का इतिहास, ये गुलामी के 1000 साल बाद हमारे देश के महिलाओं की अवस्था इतनी बुरी हो गई कि घर से बाहर निकलना मुश्किल, पति ही सब कुछ करेगा, पत्नी ने कुछ करना नहीं है। ये सब थॉट्स बाद में आए हैं, ये पहले हमारे देश में थे नहीं। हमारे देश में इंटेलेक्चुअल महिला गार्गी मैत्रेयी रही हुई है। हमारे देश में पढ़ना बिढ़ना महिला के लिए कभी मना नहीं था। आज प्रिंसिपल साहब आपके कक्ष में मैंने 2 फोटो देखे और वो दोनों महिलाओं के प्रति यहाँ बैठे हुए हर महिला को सबसे पहले प्राउड फील करना चाहिए और बाद में सभी को प्राउड फील करना चाहिए। एक है क्रांति ज्योति, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले का। सावित्रीबाई फुले उस जमाने की है जब महिला पढ़ती नहीं थी। भारत में कहीं भी महिलाओं के लिए स्कूल नहीं थी, भारत में कहीं महिलाओं के लिए स्कूल नहीं थी। ऐसे समय में महात्मा ज्योतिबा फुले ने बताया कि अपनी पत्नी को तुमने पढ़ना चाहिए। उनको सबसे पहले घर में पढ़ाया। पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि तुमने अभी लड़कियों की स्कूल चालू करनी चाहिए। तब सावित्रीबाई ने लड़कियों की स्कूल चालू की। लड़कियों की स्कूल चालू करने के बाद एक बहुत बड़ा उनके ऊपर आघात, आक्रमण उन लोगों से आया जो बहुत ज़्यादा अपने आप को सो कॉल्ड सनातनी मानते थे। वो सनातनी नहीं थे, वो झूठे थे। उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। वो स्कूल में जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, सड़े टमाटर फेंकते थे। अब स्कूल में जाती है तो पूरा शरीर पर साड़ी लबालब हो गई कीचड़ से, गोबर से। बहुत दुखी हो गई, जाकर रोई पहले दिन बहुत, और जाकर बच्चियों को पढ़ाया। घर वापस आई तो वही बात, वापस सड़कों पर पीछे गालियां देते जाते थे।
पति को आकर बताती है कि मैं कैसे पढ़ाऊं, महात्मा को पूछती है मैं कैसे पढ़ाऊं बच्चियों को, देखिए आपने क्या अवस्था की। महात्मा ये नहीं कहते चलो बदला लेते, चल मैं आता हूं देखने के लिए, मैं लड़ता हूं, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने पत्नी को, काम करो, अपने बैग में एक नई साड़ी रखो और सुबह वापस चली जाओ, यही साड़ी पहनकर स्कूल चली जाओ। डालने दो उनको, कीचड़ डालना है तो फेंकने दो उनको, जो भी तुम्हारे ऊपर फेंकना है, तुम वो सब झेलो, शांति से चली जाओ। स्कूल में जाने के बाद ड्रेस चेंज करो, अच्छी साड़ी लेकर गई हो उस साड़ी को पहनो और जाकर बच्चियों को पढ़ाओ, और बाद में जब वापस घर में आने लगोगी वापस साड़ी चेंज करो, अच्छी साड़ी रख दो और वो जो साड़ी जिस पर कीचड़ पड़ा है वो वापस पहनकर घर आ जाओ। कितना बड़ा त्याग है समाज के लिए, महिलाओं के लिए। और आज अगर आप यहाँ महिलाएं बैठी है, आप पढ़ रही है, लिख रही है, तो उसके पीछे ये अपमान सहन करने वाली सावित्रीबाई फुले है, जिसने 200 साल पहले स्कूल चालू की लड़कियों की, उसके बाद में पढ़ना चालू हुआ हमारे देश में लड़कियों का। आज अगर यहाँ पर प्राध्यापिकाएं बैठी हुई है तो दे ऑल शुड बी ग्रेटफुल टू सावित्रीबाई फुले। आप अगर उस जमाने की बात सोचेंगी तो इतना हॉरिबल जमाना था कि जिसमें ये सब 1000 साल के गुलामगिरी का था। वी आर टॉकिंग अबाउट विकसित भारत 2047, 2047 में भारत कैसा होना चाहिए, ये सोचते समय हम कैसे भारत से गुजर के आए हैं, ये हमको इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि समस्या, टेंडेंसीज, प्रवृत्ति अगर कायम रही लोगों के मन में, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 2047 हम लोग अगर ऐसे गलत लोगों के नेतृत्व में चले जाते हैं तो हम वापस पीछे चले जाएंगे। विकसित भारत होना तो दूर, पूरा बर्बाद, नष्ट हुआ भारत आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको सावित्रीबाई फुले मालूम रहनी चाहिए। उनके ऊपर ग्रंथ लिखे, आई टोल्ड यू ओनली वन इंसिडेंस ऑफ हर लाइफ। इंदौर की रानी, उनका दूसरा फोटो आपके पास है, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर। आप उनका चरित्र सुनिए। मैं आप सभी प्राध्यापकों से निवेदन करता हूं, हमारे इस महाविद्यालय की सभी छात्राओं को स्पेसिफिकली अहिल्या देवी होळकर के ऊपर आप इनकी डिबेट्स रखिए, इनकी क्विज रखिए, इनको आप ऐसे कंपटीशन रखिए, एलोकेशन कंपटीशन रखिए। चित्र निकालना जिसको आता है वो अहिल्या देवी के अलग अलग चित्र निकाले। दुनिया की 4 महान रानियों में अहिल्या देवी का नाम लिया जाता है। एक पोएटेस है, इंग्लिश पोएटेस है, जोन्ना बेली। उन्होंने 600 लाइन की कविता की है अहिल्या देवी होळकर के ऊपर। कितनी महान ये रानी थी। 2 झलकियां मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा। जब वो 6 साल की थी, महाराष्ट्र के अभी अहमदनगर जिसका नाम था, उसका देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार ने अहिल्यानगर नाम किया, नाम चेंज किया। और उस अहिल्यानगर जिले में एक चोंडी नाम का गांव है। उस गांव के पाटिल की वो 6 साल की बेटी शिवलिंग बना रही थी बालू का, और पीछे से तेजी से घोड़े सवार आए और तेजी से आकर, क्योंकि देखा नहीं, छोटी सी बच्ची थी और बहुत स्पीड में आ रहे थे। जैसे उसने देखा पीछे से घोड़े पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इस छोटी सी बिटिया ने तुरंत जो शिवलिंग बनाया था उसके ऊपर यूं गिर गई, औंधी गिर गई और घोड़े बाजू से निकल गए। और एकदम मल्हारराव होळकर थे, जो बाजीराव पेशवा की सेना के एक बहुत पराक्रमी सरदार थे। उनके पराक्रम के कारण माळवा रीजन जो है, इंदौर और आसपास के जिले, उनको वतन करके दे दिए थे। एंड दे वर रूलिंग इन माळवा रीजन। मल्हारराव होळकर वो रुके और उन्होंने देखा एक बेटी बिना डरे वहां पर एक गिर गई जमीन पर, वहीं रुकी, भागी नहीं। तब उन्होंने जाकर उस बेटी को पूछा कि तुम क्यों नहीं भागी, तुमको डर नहीं लगा, क्या कारण था कि तुम भागी नहीं? तो उसने बताया मैंने ये बालू का शिवलिंग बनाया है। तो क्या हुआ? बोले बाद में शिवलिंग वापस भी बन सकता था। तब वो छोटी बेटी जवाब देती है, जिस चीज का निर्माण आप करते हैं उसकी सुरक्षा का भी दायित्व आपका ही होता है। आपने ये लाइन समझी, कभी सोची थी ये लाइन कि जिस चीज का निर्माण आपने किया है, इफ यू आर क्रिएटर ऑफ समथिंग, then to protect that thing is your sole responsibility.
इट इज़ योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक 6 साल की बेटी बताती है कि ये मैंने निर्माण किया, इसको प्रोटेक्ट मैं करूँगी। और फिर उनको ध्यान में आ गया कि अपने बेटे के लिए ये अच्छी बहू बन सकती है। उस ज़माने में छोटी उम्र में विवाह होते थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए उसको दुल्हन बनाया, शादी करके लाए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े स्लोगन्स अपने को देखने को मिलते हैं, लेकिन मल्हारराव होळकर की पत्नी ने बेटे के साथ अपनी बहू को बेटी जैसा लड़की होने के बावजूद उसको पूरा एजुकेशन दिया, अकाउंट सिखाए, सब प्रकार की चीज़ें सिखाई। और बाद में जब भी उनके पति और मल्हारराव होळकर युद्ध पर 4-4, 5-5 महीने चले जाते, तब अहिल्या देवी पूरा राज्य कारभार देखती थी, एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, जुडिशरी देखती थी, टैक्सेशन देखती थी, सब कुछ देखती थी, अकाउंट्स देखती थी। दूसरा इंसिडेंस बताऊंगा, आप हैरान रहेंगे, उस महिला का चरित्र पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे कंसेप्ट हमारे देश की कितनी महान है। ये सब आप वो फ्रेंच राज्य क्रांति, रशियन राज्य क्रांति पर मत जाइए, एक तो क्रांतियाँ थी नहीं, आप डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे तो सारे फ्रॉड्स आपके ध्यान में आ जाएंगे लेफ्टिस्ट लोगों के। लेकिन हमारे देश में जो धन रहता था वो सारा धन जनता का था, और राजा सिर्फ कस्टोडियन रहता था, राजा मालिक नहीं रहता था। और राजा को सैलरी मिलती थी 12 महीने, और उस सैलरी से राजा अपना खर्चा करता था। वो धन जो है वो सारी प्रजा के लिए खर्चा होता था। ऐसे ही मल्हारराव को भी सैलरी मिलती थी, और उनके बेटे को खंडेराव, जिनसे उनका विवाह हुआ था, उनको माणकोजी राव, उनको भी जो है सैलरी मिलती थी। अहिल्या को पता चला कि अपने पति ने 12 महीने की सैलरी 2 महीने में ख़त्म कर दी है, और अकाउंटेंट से और पैसे मांगे। और एक जगह पर वो वॉर करके वापस आए, लड़ाई बैटल करके वापस आए, और बैटल में जीता हुआ जो धन है इंस्टेड ऑफ सरकारी कोष में जमा किए, उनके पति ने बताया कि ये घर में भेज दो। अहिल्या वॉज लुकिंग आफ्टर द स्टेट, सो शी समन्ड हर हस्बैंड। अहिल्या ने अपने पति को दरबार में बुलाया, हाजिर होने के लिए बताया, और उन्होंने पहला सवाल पूछा कि लड़ाई में जीतकर आई हुई रकम आपने क्यों घर में लेकर जाने के लिए बताया, राजकोष में जमा क्यों नहीं किया? बोले हम राजा है, हमने जीता हुआ है, वहाँ रखे चाहे यहाँ रखे एक ही है। अहिल्या कहती है नहीं, ये जनता का है, आप अकेले लड़े नहीं है, सैनिक लड़े हैं, सैनिकों के परिवार लड़े हैं, सारे जनता ने उनको मदद की है, रसद पहुंचाई है, सब प्रकार का। जब लड़ाई होती है तो सारा समाज सपोर्ट करता है, तो सबने मिलकर उसको जीता है। जीते हुए धन पर सबका अधिकार है। रिटर्न एवरीथिंग टू राजकोष, जो सरकारी खजाना है उसमें वापस दीजिए। दूसरा सवाल उसने पूछा अपने पति को कि आपने और पैसा मांगा अकाउंटेंट के पास? तो पति कहता है हाँ बिल्कुल मांगा। तो 12 महीने की सैलरी आप 2 महीने में खर्चा कर दिए, और वापस आप पैसा मांग रहे हैं। बोले तो क्या हुआ? बोला नहीं, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू डू दैट। आपको 1 महीने की सैलरी में महीना खर्चा करना चाहिए, आपको और पैसा नहीं मिलेगा। अब वो पति बोलता है किसने बताया कि मैंने 12 महीने का जो अकाउंट है वो 2 महीने में खर्चा किया? बोले ये क्या है, ये ट्रेजरर आया है ना, इसके हाथ में चौपड़ी है, उसको देखिए पढ़िए। तो अहिल्या ने वो लिया अकाउंट्स का बुक और अपने पति को दिखाया। तो ये गुस्सा हो गया पति, और उसने वो पुस्तक जो था अकाउंट्स का ऐसे फेंक दिया और बताया क्या है, मैं राजा हूं, ये सब मुझे क्यों बताती हो? तब अहिल्या का गुस्सा जो है वो कंट्रोल के बाहर हो गया, और उसने बताया कि आपको 1 पैसा नहीं मिलेगा। आप राजा है, राजकुमार है, आपका दायित्व है प्रजा को। आपको अगर कुछ अच्छा बोलना है तो आप आकर भाषण करेंगे भैया, इधर यहाँ भाषण करेंगे, मैं सुनूंगा आपकी बातें। तो ऐसे इसमें उन्होंने उसको फेंक दिया, और फेंक कर जैसे फेंका तो अहिल्या ने उसको बताया कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, और आपको सुनकर आश्चर्य रहेगा, आपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का इंसल्ट किया, इसलिए आपको उस जमाने का 25 कॉइन्स जो थे वो उनको दंड, एक अर्थ से दंड दिया। यू हैव टू पे 25 मोहरा, उसको मोहरा कहते थे। ये रानी है, ये अपने पति को सजा देने वाली रानी है। ये पूरा रास्ते के दोनों तरफ पेड़ दिखाई देते हैं आपको। पूरी दुनिया में रास्ते के दोनों तरफ पेड़ की कंसेप्ट अहिल्या देवी होळकर थी, क्योंकि वो एक प्राणी मित्र थी, पर्यावरण प्रेमी थी। क्योंकि सारा ट्रांसपोर्टेशन चलता था प्राणियों के आधार पर।
बैलों से, ऊंट से, हाथी से, गधे से। और ऐसे समय में आप तो छाया में जाकर कहीं बैठ जाते हो, लेकिन वो बैलगाड़ी के बैल लगे वो तो धूप में ही खड़े रहते हैं, आप उसकी चिंता नहीं करते हो। तो पूरा ट्रैवल ये प्राणियों के लिए सुसहाय हो, आसान हो, इसलिए रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगाने चाहिए। ये कंसेप्ट अहिल्या की है, हमारे देश में शुरू हुआ, दुनिया ने फॉलो किया। आने वाले 31 मई को अहिल्या देवी होलकर को 300 साल पूरे होंगे, उनकी जन्म शताब्दी है। हम अगर हमारे देश के ग्रेट महिलाओं के बारे में जानेंगे नहीं तो कौन सा महिला दिन मनाएंगे? महिला दिन के ऊपर आकर भाषण करेंगे, वी डोंट नो पन्ना दाई कौन है, हमें मालूम नहीं रानी माँ गायदिन्यू कौन है, हमें मालूम नहीं कनकलता बरुआ कौन है, हमें चेन्नम्मा मालूम नहीं, रुद्रमांबा मालूम नहीं। हमारे देश के अलग अलग स्थानों पर जो महारानियां होकर गई, वीरांगनाएं होकर गई, उनकी हमको जानकारी नहीं है। तो हम महिलाओं के सामने आइडियल्स किसके रखेंगे? आज जो महिलाएं बहुत अच्छी तरह से काम अपना करती है और इंस्टा पर बहुत पॉपुलर होती है, वो उनका प्रश्न है, लेकिन हम लोगों को अपने जीवन में आदर्श के तौर पर अगर महिलाओं को रखना है, हमारे देश में महामहिला बहुत है, लेकिन ना हम उनकी जय जयकार करते हैं, ना हम उनके चरित्रों को पढ़ते हैं। पढ़िए, विकसित भारत बनाना है तो इस देश की 50% आबादी महिलाओं की है, और जब तक महिलाओं को आप इक्वल ट्रीट नहीं करते, इक्वल सम्मान नहीं देते, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देते, तब तक आप भारत को विकसित नहीं कर सकते। कोई भी देश उस देश को विकसित नहीं कर सकता अगर 50% आबादी आज भी देहातों में बिना पढ़ी लिखी पड़ी रह जाए, उसको घर से बाहर निकलने का अधिकार ना हो। बेटी अगर है तो पहले गर्भलिंग चिकित्सा में पता चलने पर नाखून लगाकर उसकी हत्या कर दी जाती हो। अगर बेटी है तो उसको पढ़ाना नहीं है, बेटे को पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाया तो क्या फर्क पड़ता है, बेटी है। ये सोच अगर रहेगी, घर के अंदर अगर खाना अच्छा पौष्टिक खाना है तो उस खाने में बेटे के लिए अखरोट बादाम वगैरह निकाल कर रखेंगे, बेटी को कल रात का खाना खिलाएंगे, क्योंकि बेटे को खिलाना है, बेटे को ही आगे जाकर देखना है। इस मेंटालिटी से जब तक हम नहीं निकलेंगे, हम इस देश को विकसित भारत नहीं कर सकते हैं। एंड थैंक्स टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, पीएम बनने के बाद आज तक जितने काम उन्होंने किया है, उन्होंने महिला और महिलाओं का विकास इसको मध्य में रखा है, सेंटर आइडिया में रखा है और उसको किया है। सबसे पहले आप देखिए, 5.5 लाख गांव में शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, रोज टॉयलेट करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि घर के अंदर टॉयलेट्स नहीं थे। कितने? 5.5 लाख गांव में। अब मर्दों को तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन औरतों को सूर्योदय के बाद में सूर्यास्त के पहले जा नहीं सकती थी, इज्जत का सवाल था। दुर्घटनाएं होती थी, बाहर जाती थी, लोग ध्यान रखते थे, खेतों में गई है, दुर्घटनाएं होती थी, इसलिए महिलाएं डरती थी, लड़कियां डरती थी। इस देश के हजारों विद्यालयों में, हजारों सार्वजनिक स्थानों के ऊपर जो टॉयलेट्स थे, उसमें लड़कियों के टॉयलेट्स थे ही नहीं। स्कूल्स के अंदर सिर्फ लड़कों के लिए टॉयलेट्स थे। लड़कियां जाएगी कैसे? 8-8 घंटा जाकर स्कूल में बैठना है। हॉरिबल सिचुएशन थी हमारे देश के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये सारा आमूलाग्र चेंज कर दिया। सबको बताया कि सबसे पहले स्वच्छता का पालन करो, क्योंकि आपका ज़्यादा खर्चा जो होता है वो हॉस्पिटल, डॉक्टर, उसमें भर्ती करवाना, ऑपरेशंस, इसके दवा के ऊपर खर्चा होता है, ये कम हो जाएगा। स्वच्छता का नारा खुद दिया, छोड़ा नहीं है, आज तक बोलते हैं स्वच्छता रखो करके। और टॉयलेट्स बनाना चालू किया। इस देश में ऐसी बेटियां पैदा होने लगी, न्यूज़ आने लगी कि शादी के मंडप में लड़की कहती है तेरे घर में टॉयलेट नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगी, तुम पहले टॉयलेट बना, बाद में मैं आऊंगी तुमसे शादी करूंगी। ऐसे लगन मंडप से घर वापस जाने वाली लड़कियां आने लगी जब मोदी जी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और लोगों को करने के लिए बताया। जिसको आप बॉलीवुड कहते हो, बॉलीवुड ये चुराया हुआ शब्द है, इसमें हमारा कोई स्वाभिमान नहीं है। हमारी चित्रपट सृष्टि जो है उसमें एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हिम्मत करता है कि इस थीम के ऊपर मैं एक फिल्म बनाता हूं, टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की फिल्म बनती है, बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होती। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। थीम क्या है?
टॉयलेट नहीं है तो शादी नहीं करूंगी, टॉयलेट बना पहले। इस फिल्म पर पूरा 2 घंटे की फिल्म बनाकर सुपरहिट करके दिखा सकता है, भारत दिखा सकता है। सैनिटरी पैड्स, जागृति नहीं थी हमारे देश के अंदर। जागृति को प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ा, इसकी जागृति को। 1 रुपए में सैनिटरी पैड, कितने करोड़ सैनिटरी पैड सरकार ने बांटे हैं, राज्य सरकारों को बांटने के लिए बताए हैं। कॉलेजेस के बाहर वेंडिंग मशीन्स लगाए हैं, आप कॉइन डालो और सैनिटरी पैड जितने चाहिए निकाल लो। एक जागृति, महिला के बारे में जागृति, महिला का जीवन ये सुसहाय, सहन करने योग्य, उसको एम्पावर करने के लिए कितनी 2 छोटी बातें मैंने बताई। उन्होंने जो टॉयलेट के लिए पैसे दिए, शौचालय 12 करोड़ शौचालय बनाए, उस शौचालय का नाम उन्होंने दिया इज्जत घर। आपकी इज्जत घर है, वो घर है आपका। और ये छोटा सा जो मोदी ने बांध कर दिया है वो इज्जत घर है। घर के अंदर का धुआं पीने वाली महिलाएं, आंखें खराब होने वाली महिलाएं, फेफड़े में धुआं जा जाकर दुनिया भर के खांसी की समस्याओं से जूझने वाली महिलाएं। मोदी ने खुद के मां को देखा था, अमीरों को बताया, मध्यम वर्गीयों को बताया सब्सिडी छोड़ दो गैस की, और गैस अवेलेबल करवा दिया, सिलेंडर फ्री में अवेलेबल करवा दिया। उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं के घर में सिलेंडर मिल गया, धुआं चला गया और साफ सुथरा ईंधन घर में आना शुरू हो गया। बताऊं तो बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं के लिए जनधन अकाउंट खोले, अकाउंट का फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ है पता है? महिलाओं को हुआ है। नहीं तो आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो आपका मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपया, 10,000 रुपया रहना चाहिए। आपको ये चाहिए डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। कहाँ गरीब जाकर अकाउंट खोलेगा? मोदी ने कहा कुछ नहीं, जनधन अकाउंट खोलो, नो डॉक्यूमेंट्स, नो बैलेंस, जीरो बैलेंस। दुनिया घूमती है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, जाते हैं मॉल में, गरीब देखते रहते हैं। मोदी जी ने बताया आपको भी रुपे कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा। महिला गरीब भी दिखा नहीं रहेगा, हमारे पास भी कार्ड है। बहुत मजाक उड़ाया, कहाँ पैसा है उनके पास, कौन पैसा डालेगा गरीबों के अकाउंट में? हजारों लाखों करोड़ रुपए गरीबों ने जमा कर करके अपने बैंक अकाउंट में डाले। गरीब महिला रहती थी, कमा कर लाती थी, शराब पीने वाला पति आकर मारपीट करता था, दिन भर कमाया हुआ पैसा लूट कर लेकर जाता था, फिर शराब पीता था। छुपाएगी तो छुपाएगी कहाँ? घर में एक बिस्तर है, उसके तकिया के नीचे रखेगी, 2 बर्तन है उसमें छुपाएगी, पड़ोसी के पास देगी तो वहां वापस मिलेगा इसकी गारंटी नहीं। जाएगी कहाँ महिला? जनधन अकाउंट का मैक्सिमम फायदा इस देश में उठाया है ये महिलाओं ने उठाया है। 50% नहीं, लगभग 65% जनधन अकाउंट महिलाओं के हैं। मैक्सिमम पैसा जनधन अकाउंट में महिलाओं का है। आर्मी में जाना है, स्टाफ कमीशन, परमानेंट स्टाफ कमीशन बनाया है। आज हवा में जहाज उड़ाने वाली एयरफोर्स की महिलाएं हैं, आज जमीन पर टैंकर चलाने वाली महिलाएं हैं, आज नेवी में जाकर जहाज समुद्र में चलाने वाली महिला है। इतना ही नहीं तो पनडुब्बी में जाकर पनडुब्बी को चलाने वाली भी इस देश में महिला है। ये मोदी के भारत का बदला हुआ स्वरूप है। हरियाणा राज्य पास में है। मोदी आने से पहले जो रेशो था, जन्म लेने वाली लड़कियां और लड़कों का रेशो था, इसमें भयंकर तफावत थी, भयंकर डिफरेंस था। लड़कों की बहुत बड़ी तादाद थी, लड़कियों की नहीं थी। दूसरे राज्यों से शादी करके लड़कियों को लाने की नौबत आ गई थी। रेवाड़ी में मुझे याद है पीएम बनने से पहले उनकी मीटिंग हुई थी, तो हरियाणा के गांव के लोग मिलने के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि आप हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। मोदी जी ने कहा मैं आपको सब देता हूं, एक चीज आप मुझे देंगे? तो गांव वालों ने बताया बताइए क्या देना है आपको? मोदी जी ने कहा बेटी को सम्मान से जन्म लेने दीजिए, अलाउ डॉटर टू टेक बर्थ, उसको मार मत देना जन्म से पहले। और एक प्राइम मिनिस्टर एक स्टेट के लोगों को आह्वान करता है, एंड टुडे इन हरियाणा ये रेशो उल्टा हो गया है। लड़कियों की आबादी अभी बढ़ रही है, जन्म लेने वाली, लड़कों की उसकी तुलना में कम है, क्योंकि बेटी को सम्मान से लोग जन्म दे रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर आज मैं, आप डेट और टाइम लिख के रखिए, आज से 50 साल के अंदर इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनेगी एक महिला वापस। और ऐसी महिला प्राइम मिनिस्टर बनेगी कि जो किसी खानदान से आई है इसलिए नहीं बनी है, जो जनता से आई है, जनता से राजनीति करने के लिए आई। यहां पर मेरी बहुत सुंदर बेटियां बैठी हुई ध्यान में आ रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है, ज्वाइन पॉलिटिक्स, अब राजनीति में आइए।
विकसित भारत करना है, ये ऑल पॉलिटिशियंस आर बैड, ये नैरेटिव कम्युनिस्टों ने निर्माण किया हुआ नैरेटिव है, झूठ है। अच्छाई बुराई सब जगह पर है, अच्छाई बुराई हर फील्ड में है। जितनी अच्छाई बाकी फील्ड में, उतने अच्छे लोग आपको पॉलिटिक्स में भी मिलेंगे, सभी पार्टियों में मिलेंगे। और आप राजनीति में आए, राजनीति को भी करियर समझे, राजनीति में आप लक्ष्य रखिए, मैं एक दिन इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, क्या है उसमें, काम करना चाहिए। 1/3 रिजर्वेशन पार्लियामेंट में सब पार्टियां ड्रामा करती थी, बिल आता था, गिर जाता था, वापस चले जाता था। मोदी ने बिल लाया, स्पेशल सेशन बुलाकर, मुहूर्त देखकर बिल लाया, और गणपति के जो गणेश पूजा का मुहूर्त है, उस मुहूर्त पर विमेन्स रिजर्वेशन का बिल लाया पार्लियामेंट में। और आप देखेंगे 2029 की जो पार्लियामेंट होगी, उसमें 1/3 महिलाएं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होगी। और वो जब होगा, तब सभी राज्य सरकारों पर यह कंपल्शन रहेगा कि असेंबली में भी उसी प्रकार से होना चाहिए, एमएलएस भी महिलाएं। लेकिन कब बनेगी? आप जब राजनीति में आएंगे। राजनीति बुरा क्षेत्र नहीं है, राजनीति बहुत अच्छा क्षेत्र है। जिसको ईमानदारी से देश की सेवा करनी है, उसने राजनीति में आना चाहिए। आफ्टर दिल्ली विक्ट्री, द स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इफ यू लिसन केयरफुली, ही अपील्ड पीपल ऑफ दिस यूथ ऑफ दिस कंट्री, जॉइन पॉलिटिक्स। लाखों युवाओं को उन्होंने अपने भाषण में आह्वान किया है कि राजनीति में आइए, जॉइन पॉलिटिक्स। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप राजनीति में आइए। राजनीति खराब क्षेत्र नहीं है, और अगर खराब लगता है आपको, ये पॉलिटिशियन गलत है, तो बाहर बैठकर उंगली दिखाने से कुछ नहीं होगा। आइए, इस खेल में उतर जाइए, अपने पौरुष, अपने पुरुषार्थ, अपने स्त्रियार्थ से आप रूल्स बदल दीजिए। अच्छा काम करके आप राजनीति कर सकते हैं। जो मोदी ने करके दिखाया है, आप भी करके दिखा सकते हैं। विकसित भारत ये हम सब लोगों के कारण बनेगा। आपने बहुत सही बताया, आज इस देश की 60% आबादी, मतलब 80 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश की युवाओं की है। 2047 में हम लोगों में से कितने लोग रहेंगे जिंदा यहाँ पर? हाँ, और जिंदा भी रहेंगे तो कैसे रहेंगे? घर के अंदर रहेंगे। मोदी ने दिया हुआ आयुष्मान भारत का जो कार्ड है, उसका पूरा लाभ उठाकर हम घर में रहेंगे जीवित, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे आफ्टर 25 ईयर्स फ्रॉम नाउ। यहाँ तो कई यंग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी आप जरा पूछ कर देखिए ना। लेकिन यहाँ बैठे हुए सारे जो युवा है, इनको तो 25 साल जीवन के जो है आगे आने वाले, ये 25 साल तो आपके उत्साह के, उमंग के, आपको कुछ देना है, अपने खुद के लिए भी लेना है, दुनिया को भी देना है। तो आपके सबके आने वाले 25 साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 25 साल आपको अफगानिस्तान और तालिबान जैसे सिचुएशन में गुजारने हैं भारत के अंदर, या आपको ऐसा आदर्श सारे दुनिया को देना है कि इस देश के अंदर किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर होगा, कानून का राज होगा, एजुकेशन होगा, एजुकेशन के नाम पर फ्रॉड नहीं चलेगा। 10-10 साल डिग्री पढ़ने वाले चरसी और गंजेड़ी युवाओं की राजनीति नहीं करेंगे। 3 साल 4 साल अपना एजुकेशन पूरा करके, जो आगे करना है पीएचडी करके, कॉलेज को टाटा बाय बाय बोलकर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एक से एक इतनी सारी योजनाएं युवाओं के लिए दिया है। उसका गूगल करके, सर्च करके, अपने को जो चाहिए वो अवेल करके एक अच्छा आदर्श दुनिया के सामने रखने वाले, ऐसे हम सब युवा बने। ऐसा बनना है तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, आप सभी किसी भी प्रकार के एडिक्शन से फ्री होने चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि ये करने में पुरुषार्थ है, ये करने में बहुत बड़ा महानता है। मैं भी कॉलेज में जाता था, मेरे भगवान के कृपा से, मेरे माताजी पिताजी का संस्कार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा, उसमें से मिले हुए संस्कार, साधु संतों का आशीर्वाद, मैंने कभी किसी नशा को हाथ नहीं लगाया। लोग बोलते थे, अरे क्या सुनील, एक बार करके तो एक जीवन में एक बार ट्राई करना चाहिए। सब झूठ है। जरा एक बार ट्राई करना चाहिए तो पैखाना भी खा के देख एक बार, क्या प्रॉब्लम है? एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? सब झूठ है। कुछ एक बार करने की बात नहीं है। जो मालूम है, दुनिया जानती है कि उसके कारण आपका शरीर तबाह होने वाला है, लेने का कोई कारण नहीं है।
कोई भी नशा पकड़ने में पराक्रम नहीं है, पकड़ा हुआ नशा त्याग देने में पराक्रम है। मैं नशे का आदी हूं, ठीक है, मुझे ये नशा है, मैं नशा करता हूं तो मैं कोई पराक्रम नहीं करता, ब्रेवरी नहीं है। हाँ, मैं नशा करता था, मैं उसके बिना नहीं रह सकता था, लेकिन जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा, आज मैं उस एडिक्शन से फ्री हूं। इसमें पराक्रम है, इसमें ब्रेवरी है। हाथ जोड़कर कहता हूं, अगर कोई आपके अंदर इस प्रकार के नशे की आदत है, और महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं है, कहते हैं आजकल महिला दिखती है दारू पीते हुए, क्यों आप ऐसा समझते हो? या पुरुषों को करने का अधिकार है, महिला नहीं कर सकती, महिलाएं स्मोकिंग करते दिखते हैं, क्या हुआ? आप कर सकते हो, वो नहीं कर सकती। और दुनिया भर की चीजें, जितनी डिरोगेटरी लैंग्वेज महिलाओं के प्रति की जाती है, सबसे पहले हमको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। कई बार फ्रस्ट्रेशन आता हुआ नजर आता है और आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आती है। मेरा एक सिंपल कहना है कि निराशा को जो है वो हमने एक टेम्पररी फेज है, इसको समझना चाहिए। जीवन बहुत लंबा रहता है, बहुत लंबा जीवन रहता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। भगवान ने आपके लिए अगर 90 साल उम्र रखी है, 19वें साल में वाला मुझे किसी एक मैच में चांस नहीं मिला इसलिए, या मैं किसी कोर्स में फेल हो गया इसलिए, या किसी ने मेरा सबके सामने इंसल्ट किया इसलिए, टुच्ची बात के लिए, छोटी बात के लिए, ओछी बात के लिए अपना 90 साल का भगवान ने दिया हुआ जीवन खत्म करने जैसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। कई बार गलत घटनाएं घट जाती है, इसमें मेरा एक लाइन आप याद रखिए, अर्ज और एक्शन में एक छोटी सी अवकाश दीजिए, एक छोटा सा पॉज दीजिए और एक बार सिर्फ सोचिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले। ये एक छोटा सा अवकाश अगर आप देंगे तो भारत में रेप जैसी घटनाएं नहीं होगी, भारत में आत्महत्या जैसी घटनाएं नहीं होंगी, भारत में बहुत बड़े भ्रष्टाचार या चोरी या स्कैंडल स्कैम्स नहीं होंगे। क्योंकि इच्छा तो हो गई मुझे बहुत पैसा कमाना है, इच्छा तो हो गई ये चीज़ है ये मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, लेकिन उसको लेने से पहले थोड़ा सा विचार, इससे क्या होगा, ये मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और उसके लिए मैं बताता हूँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज रिक्वायर्ड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, छोटा सा, सिर्फ एक बार सोचिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको अंदर से उत्तर मिलेगा। जो उत्तर मिलेगा उसको फॉलो कीजिए, जो इच्छा है उसको फॉलो मत कीजिए। साथियों, ऑलवेज ट्राई टू अपग्रेड यूर सेल्फ, नेवर 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 एवर डाउनग्रेड यूर सेल्फ, बिकॉज you are only your friend and you are only your enemy. Enemy and friend never lies outside of you, they are within you. Am I right? किसी मोटिवेशनल ट्रेनर ने कहा होगा ना, ये जो मैं बता रहा हूँ बराबर है ना। मोटिवेशनल ट्रेनर बड़े बड़े भाषण देते हैं, आप देखते हैं यूट्यूब पर जाकर। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल ट्रेनर था जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण, और वो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताता है, उद्धरेद आत्मानाम नात्मानम आत्मानम अवसाधयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम कहते हैं भगवत गीता पुरानी हो गई, कोई कहता है संस्कृत अब डेड लैंग्वेज है, उसमें कोई नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, हम जैसे बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये जो मैंने आपको अच्छे इंग्लिश में बताया, ऑलवेज ट्राई टू अपग्रेड यूर सेल्फ, नेवर डाउनग्रेड यूर सेल्फ। हम तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, मोबाइल को अपग्रेड करते हैं, सबको अपडेट करते हैं, अपने आप को करना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहता है, उद्धरेत आत्मानाम आत्मानम, खुद अपने आप को अपग्रेड करो, नात्मानम अवसाधयेत, कभी भी अपने को गिरने मत देना, डाउनग्रेड मत करना। आत्मैव आत्मनो बंधु, आप ही आपके मित्र हो, आत्मैव रिपुरात्मनः, आप ही आपके शत्रु हो। हमारे देश में जो ज्ञान है वो इतना बड़ा ज्ञान है कि हमें किसी पश्चिम की तरफ या चाइना की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। घर में खजाना पड़ा हुआ है और हम भिखारियों के वहाँ जाकर, कफल्लक कंगाल लोगों के यहाँ पर, जिनके पास पैसा तो दिखाई दे रहा है लेकिन आनंद नहीं है, उनके पीछे दौड़ते जाते हैं और वो लोग हमारे पीछे पड़ने लगे हैं। जो सुंदर इंग्लिश में भगवत गीता बताएगा, भागवत बताएगा, ये गोरे गोरियाँ सब मुंडन करके हरे रामा हरे कृष्णा करके अपना सारा छोड़ छाड़ कर पीछे लगते हैं। दे आर इन सर्च ऑफ पीस,
उनको पीस चाहिए, उनको मालूम है ये सब जो हम कर रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, ये सब मिट्टी है, हमें आनंद चाहिए। एंड दे आर गेटिंग आनंद इन भक्ति वेदांत, दे आर गेटिंग आनंद इन भागवत, दे आर गेटिंग आनंद इन महाभारत रामायण। ये सब इतिहास है हमारा, ये काव्य नहीं है, ये जोक्स नहीं है, सॉन्ग्स नहीं है, ये इतिहास है। वो लोग हमारे पीछे पड़े और हम लोग बेवकूफ़ों की तरह उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, वो हमारे पीछे आ रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। एक लास्ट जोक बताकर मैं मेरा विषय समाप्त करता हूँ। जोक क्या है, यूएस में न्यूड्स क्लब होते हैं। आप समझ गए, वो क्लब में आने के बाद सभी निर्वस्त्र रहते हैं और वो खाएंगे पिएंगे गाएंगे नाचेंगे बिचेंगे कपड़े पहनकर घर चले जाएंगे। ये न्यूड्स क्लब यूएस में होते हैं। ऐसे एक न्यूड्स क्लब की सिल्वर जुबली का प्रोग्राम था। न्यूड्स क्लब को 25 साल हो गए, उसका एक फंक्शन था। तो वो उस राज्य के गवर्नर को चीफ गेस्ट करके इनवाइट करने के लिए गए। तो गवर्नर ने कहा, देखो भैया मैं किसी न्यूड्स क्लब का मेंबर नहीं हूं, है ना, मैं आ सकता हूं आपके यहां पर, आप कैसे हैं मुझे कुछ लेना नहीं, मैं तो पूरे कपड़े पहन के आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको आप चाहिए, आप ऐसा नहीं हम मानते कि आप भी न्यूड आ जाइए हमारे यहाँ पर, हम लोग तो न्यूड्स क्लब है। वो क्लियर किए अपने स्टैंड, इसने हाँ बोल दिया। पहुंचे ये तो सीन ऐसा कुछ था कि पूरा स्टेडियम भरा हुआ था न्यूड्स क्लब के सदस्यों से और यहाँ ऐसे मंच था, मंच के पीछे से ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के मंच के ऊपर आना था गवर्नर को। एक कपड़े पहना हुआ गवर्नर गाड़ी में बैठा था, पहुंच गया, अब उतर के ऊपर चढ़ना है, मंच पे जाना है। इसने सोचा कि कपड़े पहनना और लज्जा उनके सामने है जो कपड़े पहने हुए हैं, जिन्होंने कपड़े ही नहीं पहने उनके सामने किस बात की लज्जा, चलो आज ट्राई करके देखता हूं करके उसने अपने कपड़े उतार दिए और सीधा चढ़ के जाकर मंच पे खड़ा रहा। इधर ये 25,000 न्यूड्स क्लब के मेंबर्स ने सोचा कि 25 साल से तो हम न्यूड्स रहते ही हैं, गवर्नर कपड़ा पहनकर आएगा और हम न्यूड कैसे बैठेंगे। इन द ऑनर ऑफ गवर्नर सब कपड़े पहनकर आके बैठे हुए थे और ये जाकर निर्वस्त्र उनके सामने खड़ा रह गया। भारत की स्थिति ऐसी हो गई। वो लोगों को कपड़े पहनने की अकल आ गई है, वो भारतीय संस्कृति योगा 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 पागल हो गए, आयुर्वेदा हर्बल मेडिसिन पागल हो गए, प्रकृति पूजा वर्शिप नेचर पागल हो गए, बोलते ग्लोबल वार्मिंग होगा नहीं तो सब भारतीयत्व के पास वो आ रहे और हम जा रहे उनके पास जो न्यूड्स क्लब वालों की गवर्नर की स्थिति है। ऐसी अपनी स्थिति होने मत दीजिए, देश को मानिए, देश को मानिए, देश के विकास के लिए अपना सर्वस्व लगाइए, देश बड़ा होगा आप अपने आप बड़े होंगे। और ऐसे माँ को क्या मतलब है जिस माँ का बेटा करोड़पति होता है लेकिन माँ जो है फटे कपड़े पहनकर दरबार में दुनिया में भीख मांगते घूमती है। लानत है ऐसे बच्चों की, ऐसे बच्चे ना बने। इतना सारा काम देश में चल रहा है, उस विकास की गंगा के हम यात्री बने, इतना ही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स है फेसबुक पर, उसमें आप भी 50-60 आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ लाख ट्विटर पे है, एक्स पे है, आएंगे तो अच्छा लगेगा। इंस्टा में भी मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ, ठीक ठाक ही कर रहा हूँ, 1 लाख से अधिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप लोगों का फॉलो अगर मुझे मिलेगा तो मुझे आनंद होगा। और जो भी मुझसे जुड़ना चाहेगा, मुझसे बात करना चाहेगा, कभी भी कोई संकट में आया है, आप ज़रूर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं 12 महीने 24 घंटा आपके लिए हाजिर हूँ। 3 घोषणाएं देंगे मातृभूमि की जय जयकार की, देंगे सब लोग, बोलिए भारत माता की जय। थोड़ा आवाज और जोर से, भारत माता की जय। अब मैं बताता हूं, यहां पर जितनी महिलाएं हैं, जितनी बेटियां हैं, सिर्फ वही घोषणा देंगी। इनमें से लक्ष्मीबाई निकलेगी, इनमें से मेरी कॉम निकलेगी, इनमें से लता मंगेशकर निकलेगी। पुरुष कोई भी घोषणा नहीं देगा, सिर्फ महिलाएं घोषणा देंगी। भारत माता की जय मेरे पीछे, और महिलाओं ने अपना आवाज दिखाना है। देखिए चैलेंज है आपके सामने, बाद में पुरुष भी बोलने वाले हैं, तो इसलिए आप पहली सब डॉटर्स ऑफ दिस कंट्री महिला दिवस के अवसर पर बोलिए भारत माता की जय। देखिए इनका आवाज है, आप लोगों का आवाज नहीं। फिर मैं इनको चुप करके सिर्फ यहाँ के लोगों को बोलने के लिए बताऊंगा। माता की जय बोलने में क्या समस्या है कोई? बोलिए भारत माता की जय। सुना आप लोगों ने? अब जो लड़के हैं वो दिखाएंगे आप भी कुछ कम नहीं है ना? सभी पुरुष मर्द बोलो भारत माता की जय। समझ में आ गया ना? अब सब लोग मिलकर बोलो वंदे
वंदे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।